हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। देखेंगे कैसा होता है रेट कांस्टेंट का। टॉपिक क्या है, मैं टॉपिक तुम्हें समझाता हूँ। उससे पहले क्या है ना, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लिखा हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, हमें एक बात पता है कि चाहे जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है ROR का, वो क्या होता है K R टू दी पावर N। K R टू दी पावर N। अब यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीजों पे निर्भर कर रहा है, एक तो रेट कांस्टेंट पे और एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। अगर जीरो ऑर्डर है, N तो फिक्स होता है ना, चाहे जीरो ऑर्डर के लिए जीरो होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो R है वो तो जीरो ऑर्डर के लिए जीरो होगा, 1 ऑर्डर के लिए 1 होगा, लेकिन R की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब एक बार जरा पुराने सबसे पहली दूसरी क्लास को याद करो, जहां पे आपको ये बताया गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्या बात करो भैया, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन यहां कहीं टेम्परेचर तो आ ही नहीं रहा, यहां पे कहीं टेम्परेचर तो आ ही नहीं रहा, प्रेशर तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो डिपेंड कैसे करती होगी? मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, पर हम कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है। एक सेकेंड, पर हम कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है, पर टेम्परेचर पे तो यहां कहीं डिपेंड करती हुई दिख ही नहीं रही है, तो कैसे डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे? इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जो हमारा ये K है, ये जो हमारा K है, ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये कहीं ना कहीं K किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे तुम्हें मेरी बात समझ में आई? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तुमसे बोला गया था फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, तो तुमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तुमने कहा प्रेशर, तुमने कहा टेम्परेचर, तुमने कहा कैटलिस्ट। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है? तो असल में वो K टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और K चेंज होगा तो ROR चेंज हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? सुनो ध्यान से हमारी एनसीईआरटी ये कहती है हमसे, अगर एनसीईआरटी की तुम पहली लाइनें पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी हमसे ये कहती है, देखो एनसीईआरटी हमसे ये कहती है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे, या फिर अगर मैं एनसीईआरटी की ना, तुम टॉपिक खोलो, सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकंड चीज जो हमारी एनसीईआरटी एग्जांपल बोलती है, एनसीईआरटी एग्जांपल कहती है N2O5 का, कहती है N2O5 टू ट्राई। N2O5 क्या रहा? वीडियो ऑन है? यस यस, कहती है N2O5 टू ट्राई। N2O5 मान लो टूट रहा है, हाँ या ना? ठीक है, कहती है जब ये टूट रहा है, टाइम टेकन फॉर इट्स हाफ, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा होने में, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते, मान लो 10 मोल। कितना मोल? 10 मोल। इस 10 का आधा होने में, 5 मोल होने में 5 मोल होने में हाफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डिकम्पोज 12 मिनट, ये 12 मिनट का समय ले रहा है, टाइम ले रहा है 12 मिनट, और टेम्परेचर क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है अगर N2O5 है तो वो आधा हो रहा है, 5 मोल हो रहा है 12 मिनट के अंदर, अगर टेम्परेचर क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस। पर यहीं पे वो क्या कह रहा है कि वो 10 मोल से 5 मोल हो रहा है, टेम्परेचर हो गया हमारे पास कितना? 5 आर। कह रहा है 5 आर, 5 घंटे लग रहे हैं उसे, जब टेम्परेचर हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, बताता हूं क्या है और वो कह रहा है 10 मोल से उसे 5 मोल होने में समय लगा कितना? 10 दिन, 10 डेज 10 डेज इन 0 डिग्री सेल्सियस। वो हमारी एनसीईआरटी के एग्जांपल के जरिए ये बताना चाह रही है कि देखो सेम रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन भी तीनों केसेस में सेम है,
और अमाउंट भी तीनों केसेस में फाइनल रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी सेम है, बस टेम्परेचर अलग अलग है। अलग अलग टेम्परेचर पे टाइम अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब रेट अलग अलग है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, चेंज इन टाइम। तो टाइम क्या है, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर 10 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है, बहुत कम है, हाँ है ना। अगर अगर 12 क्या कहते हैं 12 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब टाइम बहुत कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, क्या होगा, फास्ट। तो वो हमसे कहना चाह रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर बदलेगा, अगर आपका टेम्परेचर बदलेगा तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगी, क्योंकि टाइम बदल रहा है। टेम्परेचर बदलने से टाइम बदलता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाती है। बात समझ में आ रही है। तो बात यह है कि टेम्परेचर डिपेंड कर कहां रहा है, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का के आर टू दी पावर एन। तो यहां पे टेम्परेचर कहां है, तो मतलब ये है टेम्परेचर पे के डिपेंड कर रहा है, और के चेंज हो, टेम्परेचर चेंज होने से के चेंज हो रहा है, और के चेंज होने से ये चेंज होता है। बात समझ में नहीं आई होगी, बात समझ में नहीं आई होगी, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, एनसीईआरटी का एक बार एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें बताता हूं। तो बेटा ये हमारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ये एग्जैक्ट हमारी एनसीईआरटी की वर्डिंग्स हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन, बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड कहीं ना कहीं के करता है, क्या करता है, के, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, देखो मेरी बात को सुनो, इसको बाद में लिख लेना। देखो अगर मेरी बात को सुनो, अगर हमारे पास क्या है, मान लो टेम्परेचर T है और रेट कांस्टेंट K है, टेम्परेचर T है और रेट कांस्टेंट K है, और हर 10 डिग्री बढ़ने पर, जैसे ही टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ेगा, के जो है वो डबल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा फिर से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 था ये पहले ही, फिर इसमें 10 और बढ़ा तो और डबल हो जाएगा, 4K हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर, हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर जो टेम्परेचर, हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर, नॉट सेल्सियस, केल्विन भी चेंज तो चेंज ही होता है, हर 10 डिग्री बढ़ने पर जो रेट कांस्टेंट होता है वो नियरली डबल हो जाता है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड, बराबर है, यस। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन एक्सेलरेट करती है, रिएक्शन फास्ट होती है आगे की तरफ, यस यस। For example, in decomposition of N2O5, the time taken for half of the original amount of material to decompose is 12 minutes at 50 degree Celsius, 5 hour at 25 and 10 days at 0 degree Celsius। बराबर है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो समय ज्यादा लग रहा है, बराबर है ना, यस। इसका मतलब हम ये समझे कहीं ना कहीं, हम ये समझे कहीं ना कहीं कि टेम्परेचर जो है वो के जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के पे डिपेंड कर रहा है, आर टू दी पावर एन, अगर टेम्परेचर के पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी, अगर के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और के चेंज हो रहा है टेम्परेचर बदलने से, तो के चेंज होगा तो आर ओ आर भी चेंज होगा। बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना। इसीलिए इफेक्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे भी पड़ता है। ओके 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 ओके। अगला जो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है बेटा आर्हेनियस। तो भैया हमने कहा भैया बताओ फॉर्मूला बताओ भैया कि जिसकी वजह से हमें पता लग जाए कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास आए आर्हेनियस भैया, वेंट हॉफ ने शुरुआत करी, आर्हेनियस ने बात को खत्म करा, उन्होंने दिया आर्हेनियस इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि के जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे कर रहा है। बहुत सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, भी नहीं लगाना भी नहीं है। देखो K इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर माइनस EA बाय RT, या ऐसे लिख दूं, K इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर माइनस EA बाय RT। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होके आता है ये अपने दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है। हमारे पास क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन है,
ये इक्वेशन हमें बताएगी कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। भैया वो सब तो ठीक है, ये ये ए है क्या, लिख रहा हूं देखो हेयर जो के है दैट इज रेट कांस्टेंट, ये तो आपको पता ही है रेट कांस्टेंट। वीडियो चल रहा है ना भाई, मेरे को तो हाँ चल रहा है। के जो है वो है रेट कांस्टेंट। अब ये ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये ई होता है एक्सपोनेंशियल, जैसे लॉग होता है ना मैथ्स में, फिर सबने केमिस्ट्री में भी होता है लॉग, जैसे लॉग एक टर्म है वैसे ई एक्सपोनेंशियल भी एक टर्म है, बराबर है, यस एक्सपोनेंशियल। इसका आपको ज्यादा लेना देना नहीं है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही समझना है। जैसे लॉग की वैल्यूज होती है ना सॉल्व किया जाता है, वैसे एक्सपोनेंशियल को भी सॉल्व किया जाता है, अपने सिलेबस में नहीं है, टेंशन ना लो। तो ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और ये जो आगे है ये कांस्टेंट है ए, तो ए को हम बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर। या फिर हम ए को क्या बोल देते हैं, आर्हेनियस फैक्टर के अलावा हम ए को बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी हमारी एनसीईआरटी नाम बोलती है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। या फिर हम इसको बोलते हैं, ये एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, बराबर है यस। के ए ई इज एक्सपोनेंशियल, ई ए क्या है भैया, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। भैया ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है इस बारे में हमने कल देखना है, आज हमें बस सवाल करने, फॉर्मूला देखना है बस। आज हमें ना, आज कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, आज सवालों की बात करेंगे, देखो है ना, फॉर्मूले देखेंगे, मेन बात यह है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी भैया होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, जब मैंने बोला कल बताऊंगा मैं इस बारे में, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इतना समझ जा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जूल, इसकी यूनिट होगी जूल। किलो जूल में दे रखा होगा तो जूल में कन्वर्ट कर लेना। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यूज होती हैं, आपको सारी वैल्यूज याद है, 0.082 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, याद है ना, यूनिट होती है। और एक और वैल्यू 0.082 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, बराबर है ना, ये पर है ना। एक और यूनिट क्या होती है बेटा, एक और यूनिट क्या होती है, एक और यूनिट क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, हाँ है ना। एक और यूनिट, एक और वैल्यू क्या होती है, 1.99 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, बराबर है। ये चार हमारे पास यूनिट होती है, ठीक है। अगला है हमारे पास टी, टी इज टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, जब एक्टिवेशन एनर्जी जूल में है, जब एक्टिवेशन एनर्जी जूल में होगी तो आप इसकी वैल्यू भी किसमें लिखोगे, आर की, जूल में ही रखोगे, तो आपको 8.314 इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बराबर है यस। टी इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन, क्या होती है, केल्विन। मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर जो है वो, जो के है, रेट कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और के चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप चेंज हो जाएगी बच्चा, बराबर है, हाँ या ना, यस यस, ठीक है। तो ये सारा पहले एक बार नोट कर लो और आगे बढ़ रहे हैं, बराबर है, शाबाश बेटा। ओके तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यस यस। अब इस फॉर्मूले को उठा के हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और हम लोगों को अब क्या बनाना है, ग्राफ व्राफ बनाना है। देखो अगर आप एनसीईआरटी के मुताबिक चलोगे ना, तो एनसीईआरटी ने इस टॉपिक के बाद, आर्हेनियस की इक्वेशन के बाद एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह को एक्सप्लेन कर रखा है। मैं अभी नहीं करूंगा, मैं पहले इस फॉर्मूले के ऊपर बात करूंगा, बराबर है पूरी, मतलब एनसीईआरटी का एक पन्ना आगे पलटाओगे तो हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे, हाँ वो तो लगेगा ही, और क्या। तो अगर मैं बात करूं एक्टिवेशन एनर्जी की, अगर मैं बात करूं एक्टिवेशन एनर्जी की, नोट
हमारे पास जो फॉर्मूला है k इज इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, के ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। आप लोगों को 2 से 3 फॉर्मूले याद करने, जिसमें से पहला ये है, इसे तो अपने दिमाग में बैठा लो। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ के टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है और इसकी इक्वेशन बताओ। प्रीवियस ईयर का सवाल है, कहेगा उसकी इक्वेशन बताओ। तो k इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देखो अब ध्यान से, तो k इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना। देखो आओ, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूं, मैं इंक डाल लूं एक बार। यस यस, देखो अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये आ जाएगा मेरे पास बेटा क्या? लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये आ जाएगा, ये आ गया लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन। तो ये आ गया मेरे पास लॉग m इंटू एन। क्या हो जाएगा? लॉग बेस ई है, ये लॉग बेस ई है, m प्लस लॉग बेस ई इंटू एन। यही हो जाता है। लॉग a इंटू बी, m इंटू एन क्या हो जाता है? m प्लस में लॉग ये, तो लॉग बेस ई, इधर तो k आ गया, कुछ नहीं लिखा तो समझ लो e है वहां पे, हाँ है ना। देखो इज इक्वल्स टू लॉग m क्या हो जाएगा? a प्लस लॉग e लगा ही लो, चलो e टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहा था इस e का आपके सिलेबस में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। तो इस e का जब आपके सिलेबस में कोई भी काम नहीं है तो आपको क्या करना है बेटा? इस e को अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पे एक बात नोट बना के अपने दिमाग में डाल लो, ये बात आगे भी जरूरत पड़ेगी। देखो लॉग बेस ई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जिस तरीके से अगर यहां पे लिखा हो, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर यहां लिखा हो लॉग बेस 10 टू दी पावर 5, अगर यहां ये लिखा होता तो आप क्या करते? पावर बाहर निकाल देते, पावर को क्या कर देते? बाहर निकाल देते 5 को, और यहां लिखते लॉग बेस 10 इंटू 10, और लॉग बेस 10 इंटू 10 क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो आप लिख देते 5 इंटू 1, या आप लिख देते 5 बराबर है यस। उसी प्रकार से अगर यहां लिखा हुआ है लॉग बेस e और यहां लिखा हुआ है e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, लॉग बेस e टू दी पावर x अगर लिखा हुआ है तो यहां पे आप लोग सीधा x लिख सकते हो, यानी लॉग बेस e टू दी पावर x। तुम ऐसे समझ लो कि ये पावर बाहर आ गई, लॉग बेस e इंटू ई क्या हो गया? 1 हो गया, बराबर है यस। तो क्या हो जाता है? x। अगर e टू दी पावर x है तो वो x ही आ जाता है। क्या आ जाता है? x। तो मैं कहना चाह रहा हूं लॉग बेस e इंटू के इज इक्वल टू लॉग बेस e इंटू ए प्लस लॉग बेस e टू दी पावर x, x सीधा x आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस ई ए बाय आर टी, माइनस ई ए बाय आर टी। ये आ गया मेरे पास। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, माइनस ई ए बाय आर टी मेरे पास ये आ गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये माइनस इधर आएगा तो वो नॉर्मल अपना वही हो जाएगा, और इस लॉग बेस को कन्वर्ट करो, सबको पता है लॉग बेस ई कन्वर्ट होगा लॉग बेस में, तो क्या हो जाएगा? 2.303। वीडियो चल रहा है? यस यस, ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 इंटू के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 इंटू ए माइनस ई ए बाय आर टी। ये बताने की जरूरत तो नहीं कि लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो दो चीजें हैं, मैं भैया तुम्हें दोनों चीजें बताता हूं। देखो अगर इसको भी मैं ढंग से सॉल्व करने लगूं तो ये आ जाएगा लॉग बेस ई के इज इक्वल्स टू, ये माइनस ई ए बाय आर टी को पहले लिख रहा हूं, माइनस ई ए बाय आर इंटू में 1 अपॉन में टी। भैया ये अलग क्यों लिखा? मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल। प्लस में लॉग बेस ई ए, एक हमारे पास फॉर्मूला हो गया ये। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये याद रखो, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो
अरे माइनस ई ए बाय आर टी कर दे यार, क्या दिक्कत है, बराबर है। अब देखो, अब हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। देखो आपको ग्राफ कह देगा, अभी पता है बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट है। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट है, उसमें ग्राफ बनाने को बोल रखा है। किसको बनाने को बोल रखा है? ग्राफ बनाने को, हाँ है ना। अब वो ऐसे ही बोल देगा, हालांकि ये वाला ग्राफ नहीं है, पर लॉग बेस आर का ग्राफ है वो, पर वो ग्राफ बनाने को कुछ भी बोल देगा। देखो तो अब आप कैसे बनाओगे ग्राफ ऑफ, देखो ए तो कांस्टेंट होता है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होता है, तो ये भी कांस्टेंट। आर तो कांस्टेंट होता ही है। बदलेगा क्या? के और टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलेगा, के बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, के बदलेगा। तुम्हें याद है ना फर्स्ट ऑर्डर बच्चा, तुम्हें याद है ना फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा ये देखो, ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t। अरे भैया 1/t का ग्राफ बनाना है, t के साथ तो वो इनवर्सली है, 1/t का ग्राफ बनाना है ना। t मत बोल देना, 1/t बराबर है, यस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लॉग बेस e इंटू के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए। तुम चाहो तो इसको चलो यार ऐसे ही लिखो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, आर टी। अब ठीक है, और यहां माइनस ई ए बाय आर, लेकिन यहां तो मैं अलग लिखूंगा, प्लस में लॉग बेस ई इंटू ए। अब इसे कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। याद है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यस। तो ये इसके साथ कंपेयर हुआ, 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 बराबर है। y एक्सिस पे हम किसको ड्रॉ करेंगे? लॉग के को, लॉग के को। और x एक्सिस पे टेम्परेचर, मत बोलो कान किस लगाओ, 1/t को, 1/t को x एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ऐसा, 1/t हो गया मेरे पास कहां पे? x एक्सिस में। और यहां पे हो गया log k, log k यहां पे मेरे पास हो गया कहां पे? y एक्सिस में। log k हो गया मेरे पास कहां पे? y एक्सिस में। अब देखो c, y इंटरसेप्ट क्या है? log e a, log e a। तो ये y इंटरसेप्ट यहां से स्टार्ट होगा, log a, बराबर है। और स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे को जाएगा, इसका ग्राफ नीचे को जाएगा ऐसे। कोई डाउट है तो बताया, कोई तेरे से कहे इसका स्लोप क्या बता रहा है? इसका स्लोप बता रहा है क्या? m इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर, माइनस ई ए बाय आर, इसका स्लोप ये बता रहा है। कोई डाउट? अरे तुमने कर रखा है यार, ये चैप्टर हार्ड है ही नहीं भैंस की टांग, बहुत आसान चैप्टर है, बराबर है यार। हाँ, कुछ दिमाग नहीं लगाना, इक्वेशन सॉल्व करनी है, बराबर है। इसकी बैक एक्सरसाइज करोगे 4 5 6 7 सवाल, 8 10 सवाल, 10 15 सवाल। अरे मतलब बैक एक्सरसाइज आसान लगेगी तुम्हें, कुछ कुछ तुमसे हो जाएगा। क्या नहीं होगा? कैलकुलेशन नहीं होगी तुमसे बस, बराबर है। ये इसका ग्राफ हो गया। अब ऐसा ही सिमिलरली अगर वो कह दे ग्राफ बनाने को, चलो पहले इसको नोट कर लो, 5 4 चल रहा है ये, 3 2 1 0 हो गया बेटा, हो गया। आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के पन्ने पलटाओ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ मास्टर पढ़ा रहा है यार, वाकई है ना, एनसीईआरटी की लाइनें चल रही है। अब अगला बेटा देखो, वो कभी कभी आपको कह देगा ग्राफ ऑफ लॉग बेस 10k। अगर लॉग बेस 10k बोल दे यहाँ पे तो वर्सेस 1/t बोल दे तो कैसे बनाओगे? भैया 1/t छोड़ो, वो t बोल दे तो, वो t बोल दे तो पढ़ाना छोड़ दियो, तो बैच की ना पढ़ना छोड़ दियो तो जिंदगी में। तो बेटा हमें पता है लॉग बेस e इंटू के, ई में लिख नहीं रहा हूं ठीक है ना, कुछ नहीं है तो वो e होता है, इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस में लॉग बेस ए, लॉग ए। इसको अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा लॉग बेस 10 2.303 लॉग बेस 10 इंटू के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस 2.303 लॉग बेस 10 इंटू ए, ये आ जाएगा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? log बेस 10k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 r इंटू में 1 में t। अरे ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ये इसके भी डिवाइड में आएगा, पर इसके डिवाइड से ये कट जाएगा। अरे कट जाएगा ना, हाँ बोलो हाँ।
प्लस में log बेस 10a हो जाएगा। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप? हेयर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हो गया c, ये हो गया x, ये हो गया m, ये हो गया y, बराबर है। अब इसका ग्राफ कैसा जाएगा बेटा? x एक्सिस में 1/t है, तो ये 1/t आ गया x एक्सिस में, बराबर है। y एक्सिस में क्या है? log बेस 10k, तो ये आ गया log बेस 10k। अब ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? log बेस 10a से, log बेस 10a से। अब यहां से क्या है? स्लोप क्या है? नेगेटिव, तो नीचे को जा रहा है। पर इस बार स्लोप क्या होगा? m, और इस बार स्लोप होगा माइनस EA बाय 2.303 r। खत्म। अरे टफ है क्या ये? घंटा टफ है ये भैंस की टांग। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं यार। एक साला बस स्लोप की इक्वेशन आनी चाहिए तुम्हें यार। y इज इक्वल टू mx प्लस c, यार स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आना चाहिए यार। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है तो हम ग्राफ बना सकते हैं, बहुत सिंपली बना सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बराबर है, चल रहा है, हाँ या ना? यस, ओके 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 ओके, क्लियर है? यस। अब बेटा, अब हमें याद क्या रहना चाहिए? भैया अभी भी रह रहा है क्या कुछ? अभी हमने इक्वेशन कहाँ निकाली है, तो हमें एक तो हमें पता है क्या, ये फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, तो निकाल सकता है यार, ये तो निकाल सकता है। देखो ये फटाफट नोट कर लो, 1 2 3 हमारे एनसीईआरटी वाला ग्राफ बनाती है, मैंने ये वाला भी बना दिया, बराबर है। हाँ भैया बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि मेरा नाम नवीन भंडारी है। भैया वो तो आप रोज शुरू में बता देते हो, हाँ शुरू में तो बता देता हूं मैं। अब देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, 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 मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है भैया, एक और नोट आपको मैं देता हुआ जा रहा हूं। देखो देखो, अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं केस 1 और ये क्या है? केस 2। ये केस 1, ये केस 2। देखो केस 1 अगर हमारे पास क्या है? केस 1 अगर हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास क्या है? केस 1 अगर हमारे पास क्या है? मान लो टेम्परेचर है T1, टेम्परेचर है T1, टेम्परेचर है T1 और रेट कांस्टेंट है K1, रेट कांस्टेंट है K1, टेम्परेचर है T1, रेट कांस्टेंट है K1। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी? अकॉर्डिंग टू आरहेनियस, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस इक्वेशन, आरहेनियस की इक्वेशन क्या कहती है? आरहेनियस की इक्वेशन कहती है K इज इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस EA बाय R, K इज इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस EA बाय RT। अब K1 तो यहाँ T1 आ जाएगा, K1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T1, और यहाँ पे क्या आएगा? टेम्परेचर अगर मान लो T2 है, मान लेते, मानने में क्या जा रहा है ना, तुमने भी तो उसे मान ही रखा है अपना। देखो उसने थोड़ी माना है। देखो भैया क्या इमोशनल हो रहे हो भैया, देखो अरे देखो यार सुनो, टेम्परेचर T2 है ना, टेम्परेचर T2 है, रेट कांस्टेंट है ना भैया, ये बात तो आप पे भी लागू होती है। नहीं भैया, हाँ होती तो है। देखो टेम्परेचर अगर T1 है तो रेट कांस्टेंट है K1, टेम्परेचर अगर T2 है तो रेट कांस्टेंट कुछ और हो जाएगा। अरे निकम्मो, जब डिपेंड कर रहा है तो कुछ और हो जाएगा। अब यहां से अकॉर्डिंग टू आरहेनियस, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस इक्वेशन, ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास K2 इज इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन में RT2। तो अगर R टेम्परेचर बदला तो 2 भी बदलेगा। अरे हाँ या ना? अगर हमारे पास टेम्परेचर चेंज हुआ, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, इतना आलस आता है ना मुझे मार्कर के अंदर इंक डालने में, मौत आती है मुझे। मैं सोचता हूँ ऐसा कोई एक बंदा ही हो जाए भैंस की टांग
जो मैं मार्कर में इंक डालता रहे जिंदगी भर, है ना। देखो इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, डिवाइड 2 एंड 1 बराबर है यस। अरे हम क्या कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम एक इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसमें टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है, टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट K2 है, जिसमें आपको मान लो T1 दे दिया, K1 दे दिया, T2 दे दिया, बोला K2 निकालो, तो हम कैसे निकाल सकेंगे। देखो तो डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड 1 एंड 2, तो ये करो K2 बेटा, लेफ्ट वाला से डिवाइड होगा K1। भैया ऐसा क्यों किया आपने, K1 को ऊपर रखो K2 को नीचे रखो, अपनी कॉपी में कर लियो, है ना तेरे पास कॉपी, ठीक है गुड बेटा। इज इक्वल्स टू ये ऊपर आएगा e टू दी पावर माइनस EA अपॉन में, ऐसे कर रहा हूं चलो मैं, माइनस EA अपॉन में RT1। कंजूसी मत करना पन्ने बचाने में, बड़ा बड़ा लिखना इसको, डिवाइडेड बाय ये लेफ्ट वाला राइट वाला से डिवाइड हो जाएगा e टू दी पावर माइनस EA अपॉन में RT2 बराबर है a से a कैंसिल। अब देखो अगर अबे निकम्मो 10 की पावर माइनस 5 इधर है, अपॉन में 10 की पावर 2 इधर है, माइनस 2 इधर मान लो, तो क्या होता है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, e टू दी पावर यहाँ पे, e टू दी पावर यहाँ पे, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी ऐड, a से a गया तो ये आ गया K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल्स टू e की पावर e टू दी पावर माइनस EA बाय RT1 और प्लस ये ऊपर क्या हो जाएगा EA अपॉन में RT2, ये आ गया हमारे पास। अब अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा लॉग K2 डिवाइड बाय K1, लॉग K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा लॉग इधर भी अप्लाई होगा, लॉग ब्रैकेट e की पावर ये सब है, ये EA बाय RT2 को पहले लिख रहा हूं, EA बाय RT2 माइनस EA बाय RT1, ये आ जाएगा। अरे लॉग e की पावर x क्या हो जाएगा पावर x, है ना, यस मैंने कहा था आगे भी इस्तेमाल होगा। तो log e की पावर x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x, log e टू दी पावर x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x, तो ये क्या आ जाएगा log K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल्स टू log बेस e टू दी पावर x, तो ये क्या आ जाएगा पावर x इधर आ जाएगी EA डिवाइड बाय RT2 माइनस EA डिवाइड बाय RT1। अब यहां से EA बाय R कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा log K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल्स टू EA बाय R कॉमन 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, हमारे पास ये आ जाएगा। और जब हमारे पास ये आ जाएगा ना बेटा तो हमारे पास ये आ जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये log बेस E है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व होगा 10 से। भैया बकैती करे जा रहे हो, आधा घंटा हो गया, सवाल कब आएगा, अब सवाल ही आएगा, एक सवाल कराऊंगा तो बाकी सारे समझ में आ जाएंगे तुम्हें। देखो तो ये क्या हो जाएगा बेटा log बेस E तो क्या हो जाएगा 2.303 log बेस 10 K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल्स टू EA बाय R 1 अपॉन में T2 माइनस 1 अपॉन में T1, और ये डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा log बेस 10 K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल्स टू EA डिवाइड बाय 2.303 R 1 अपॉन में T2 माइनस 1 अपॉन में T1। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये हमारे पास इक्वेशन आ गई log बेस 10 K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 बराबर है यस। इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं, तुमने अभी जिद करी थी ना मेरे से कि भैया इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा। देखो अगर तुम इसको इससे डिवाइड कर दोगे, देखो इधर K2 गलत हो गया क्या कहीं पे, हाँ बे अबे तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, मैं कह रहा इक्वेशन गलत कैसे आ गई।
अबे लीचड़ो, अगर K2 तुमने पहले रखा है तो यहाँ पे भी तो T2 ऊपर ही आएगा, तो तुम बोल नहीं सकते हो गधे कहीं के। मैं कह रहा फॉर्मूला गलत कैसे आ रहा है ना। तो यहाँ आ जाएगा T2, यहाँ आएगा T1। दिमाग खराब तुम्हारा, वो तो भला हो, हमें फॉर्मूला याद रहता है। अबे समझ गए निकम्मो, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अबे गधों, यहाँ पे पहले ऊपर वाला डिवाइड होगा ना, लीचड़। बोल नहीं सकते हो, बोल भी रहे होंगे तुम लोग, मुझे लगता नहीं है कसम से। अगर तुम्हें ये पता चल गई थी गलती तो मेरे को मैसेज करना कि हाँ भैया हमें पता लग गया था, वो आप ही बकैत थे, देखो लगे पड़े थे, देखो ये क्या हो जाएगा। बकैत बोलोगे तुम मुझे, 1 2 भैया हो तो हो, देखो है ना, बराबर है। तो याद रखना, ऐसे याद रखा हुआ है, अरे हमने भी ऐसे याद रखा हुआ है। अगर K2 ऊपर आएगा तो पहले T1 आएगा। मैं वो कह रहा T2 कैसे आ गया, मैं कहा सेम कैसे हो गया, आज कैसा अलग हो गया है। अगर K2 ऊपर आएगा तो यहाँ T1 आएगा, और अगर यहाँ K1 ऊपर आ गया तो log base 10 K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R। यहाँ पे 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 हो जाएगा, बराबर है। यस यस, कोई डाउट नहीं, बराबर है। यस 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 यस, ठीक है। आपको कौन सा फॉर्मूला याद है ना, ये वाला रखो, K2 वाला। वो हमेशा आपको क्या करेगा ना, T1 की वैल्यू छोटी देगा, T1 की वैल्यू छोटी देगा, T2 की वैल्यू बड़ी देगा, तब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब तुम बायोलॉजी वाले हो, तुम्हारी बात समझ में कैसे आएगी पता नहीं, बराबर है ना, हाँ है ना। तुम ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखो, क्लियर है। यस, तो ये था हमारे पास। आपके पास क्या क्या, मैंने आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर उसने आपको 2 केस बना के दे रखे हैं, अगर उसने आपको 2 केस बना के दे रखे हैं, यानी आपको T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, और आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपसे वो पूछ रहा है क्या, मतलब K1 दे रखा है, K2 पूछ रहा है, तो आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, मतलब हाँ है ना। और अगर आपको इक्वेशन पूछ रहा है तो K इज इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस ए बाय RT। फटाफट नोट करो। अब एक मैं आपको सवाल दिखाता हूं कैसा पूछता है, बराबर है, फटाफट जल्दी, शाबाश बेटा। ओके, तो बेटा अपनी अपनी एनसीईआरटी आप लोग निकाल लो। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11। अब अगर तुम्हारे पास नई वाली किताब है तो भैया मैं क्या बोल सकता हूँ, अरे एक काम करो ना, ये रेट कांस्टेंट का अगला पन्ना निकालोगे, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल दे देंगे, दूसरा वाला करो, पहला वाला आप कर लोगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 करो पहले। भैया कौन सा है 11, जिसमें लिखा है C2H5I 2 ट्राई C2H4 प्लस I2 HI बराबर है। क्या रहा है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। रिएक्शन किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की है तो ठीक है। ऑर्डर दे रखा है 1, ऑर्डर दे रखा है 1, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन ये एट 600 केल्विन इज ये। देखो T1 दे रखा है 600 केल्विन और K1 दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -5 पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर की। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर ना भी बोलता तब भी आपको पर सेकंड देख के समझ में आना चाहिए था कि ये K1 पर सेकंड की यूनिट किसकी होती है। K की यूनिट अगर पर सेकंड है तो ये फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA दे रखा है कितना, 209 किलो जूल पर मोल, 209 किलो जूल पर मोल, बराबर है। यस, अगला वो ये कहना चाह रहा है अगला वो ये कहना चाह रहा है हमारे पास कह रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, K2 निकालो, K2 निकालो अगर T2 है 700 केल्विन, अगर T2 है 700 केल्विन तो K2 निकालो। अगर T2 है 700 केल्विन, वीडियो चल रही है, यस 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 यस, अगर T2 700 केल्विन K2 निकालो। मैंने बोला था ना ऐसा सवाल बोल देगा। अब आपको क्या बोलना है, वी नो दैट, और सच में यार यू गाइस नो दैट log base 10 K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल्स टू, एक बार ट्राई तो कर ले यार, अबे ट्राई कर ले, 10 मिनट लगेंगे इस सवाल को नोट्स में करना है, क्वेश्चन समेत इज इक्वल्स टू, हाँ बोलना, हाँ तो लिख ले, EA अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यही फॉर्मूला होता है EA अपॉन में। यस 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 माय लॉर्ड, यस। अब आपको निकालना है K2, K1 तो आपको पता है पाजी, K1 तो आपको पता है, तो इसको ऐसे कर दो, log base 10
बेटा K2 माइनस लॉग बेस 10 K1। अरे m अपॉन n क्या होता है, m माइनस n इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R। अच्छा EA किलो जूल में दे रखा है, इसको जूल में कन्वर्ट करो, 209 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल हो गया जूल में, ठीक है। R R R R अब 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 बराबर है यस। लॉग बेस 10 K2 निकालना है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ना करने का कारण क्या है, कैलकुलेशन करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे, बराबर है 10-5 मिनट लगते हैं भैया। अब 10-5 मिनट में तुम खुद बैठ के कर लोगे यार, है ना यार। देखो लॉग बेस 10 K2 ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। EA कितना दे रखा है, 209 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 2.303 इंटू में R कितना है 8.314 8.314 क्योंकि ऊपर जूल है, ये भी जूल रखा जाएगा। बोलो ये देखो अब क्या जाएगा 1 अपॉन T1 कितना है 600 केल्विन, T1 है 600 केल्विन माइनस 1 अपॉन T2 है 700 केल्विन। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉग बेस 10 K2 इज इक्वल टू 209 इंटू में 10 है ना, ये आ गया ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना यार। अच्छा ये K1 उधर जाके प्लस का भी तो होगा, अरे K1 उधर जाके प्लस का भी तो होगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा लॉग बेस 10 K1 की वैल्यू कितनी है 1.6, इसको सॉल्व कर लेना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। भाई यार इसको सॉल्व कर लेना, m इंटू एन करना, m इंटू एन करना, 1.6 प्लस में क्या आ जाएगा लॉग बेस 10 10 की पावर माइनस 5 बाहर आ जाएगा 1 हो जाएगा, वो बात खत्म यार, बराबर है खत्म। इसको सॉल्व कर लो यार, ये क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 K2 इज इक्वल्स टू 209 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू में 700, इधर 600, 700 में से 600 का कितना बचेगा 100 डिवाइड बाय 4200। अरे मल्टीप्लाई होगा ना 700 और ये 600, तो 700 में से 600 का कितना बचेगा 100 डिवाइड बाय 42 और 00, ये आ गया प्लस में लॉग बेस 10 1.6 लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, प्लस का लॉग बेस 10 10 की पावर माइनस 5। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, आंसर कितना आ रहा है इसका। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इस पूरे को जब सॉल्व कर रहे हो ना, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पे दिमाग लगाना। देखो इस पूरे को जब सॉल्व कर रहे हो तुम, इस पूरे को जब तुम सॉल्व करोगे तो लॉग बेस 10 K2 की वैल्यू आ रही है कितनी माइनस 2.197। भैया माइनस में कैसे सॉल्व करें, वीडियो चल रहा है ना, यस यस भैया माइनस 2.197 माइनस इस पूरे को सॉल्व करके माइनस 2.197। अरे भाई खुद करना चाहिए, आधा घंटा लग जाए भैंस की टांग, बैठो साला करो कैलकुलेशन, कैसे नहीं होता साला यार। माइनस आ रहा है, माइनस को कैसे सॉल्व करें, आप डायरेक्ट माइनस नहीं लगा सकते, आप डायरेक्ट माइनस नहीं लगा सकते, इसको प्लस बनाना पड़ेगा, इसको प्लस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, देखो देखो लॉग को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, लॉग को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे करो, देखो जो भी अगर कभी लॉग के बगल में माइनस आ जाए, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना, कभी लॉग के बगल में माइनस आ जाए, लॉग इज इक्वल टू, देखो लॉग उधर जाएगा एंटी लॉग बनेगा, एंटी लॉग नेगेटिव तुम भूल जाओ, तुम्हें आता है। देखो इसको ऐसे करो, लॉग बेस 10 K2 इज इक्वल टू माइनस 2.197 आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0 पॉइंट, मतलब इसके पास वाला इंटीजर ढूंढो, पास वाला इंटीजर क्या हो गया 3, बड़ा पास वाला इंटीजर, बड़ा पास वाला 3। अब 3 में ऐसा क्या घटा है 3.000 2.197 यही आ रहा है, तो ये करीबन करीबन अगर मैं इसे 200 मान लूं, 200 मान लूं तो ये कितना बचेगा 200, तो ये बचेगा 0.800। अब 800 में से एक काम करो 3 और जोड़ दो, 803 हो गया, ये 3 7 और 1 9 10 और 1 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 0.803 माइनस का 3। क्या मैं माइनस 2.197 को ये लिख सकता हूं, से यस, इजीली से यस 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 माय लॉर्ड, यस यस माय लॉर्ड, यस, इसको मैं ये लिख सकता हूं। कभी भी आपके बगल में लॉग माइनस का आ जाए तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। देखो अब लॉग बेस 10 K2 इज इक्वल्स टू, अब देखो 803 है, 803 है। अब मेरी एक बात सुनो, 2 3 4 5 6, देखो
लॉग जो है, लॉग एक 70 का 0 पे कितना होगा? एट फोर फाइव वन ना, 8451 और 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8451। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, देखो ये 803 है, 803 है, 803 है। देखो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि log base 10, log base 10 7 की वैल्यू होती है 0.84, 7 की वैल्यू है 0.84, 7 की वैल्यू 0.84, और log base 10 6 की वैल्यू कितनी है? 6 क्या होता है? 2 इंटू 3। अरे 6 को क्या लिख सकते हो? 6 को क्या लिख सकते हो? log base 10 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? log base 10 2 प्लस log base 10 3, 2 होता है 0.3 और 30 और ये 0.47, तो ये आ जाएगा 0.77। देखो log 6 आ रहा है 0.77 और log 7 आ रहा है 0.84, तो ये कहीं ना कहीं log होगा किसका? 0. ये कहीं ना कहीं log होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ log base 10 कहीं ना कहीं 6.54, कुछ भी लिख दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इतने माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भैंस की टांग बराबर है। यस, और वैसे आपको गिवन देगा वो, तो समझे? 7 का लॉग है इतना और 6 का लॉग है इतना, और मैंने तुम्हें याद करवाया था यार, ये यार है ना यार। देखो ये हो गया। अब माइनस, ये 3 कब आया होगा? जब यहां लिखा होगा log base 10 इंटू में 10 की पावर 3, सॉरी सॉरी, सब ठीक हो जाएगा। देखो इसको मैंने लिख दिया ये, और यहाँ पे 3 कब आया होगा? log base 10 इंटू 10 की पावर 3, 3 बाहर आ जाएगा, यही आ जाएगा। यस, अब देखो सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा? log base 10 k2 इज इक्वल टू log base 10 m माइनस n, क्या हो जाएगा? 6.54 डिवाइड बाय 10 की पावर 3, है ना, डिवाइड बाय 10 की पावर 3। अब ऐसे मत सोचना log से log कट गया, log उधर जाके एंटी log बनेगा तब कटेगा। k2 क्या आ जाएगा? 6.54 इंटू 10 की पावर -3, और ये फर्स्ट ऑर्डर था तो ये क्या आ जाएगा? पर सेकेंड। खत्म, आ गया आंसर k2। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। माइनस मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, कभी भी माइनस आ जाए, कभी माइनस आ जाए, उसके पास का इंटीजर देखो, बराबर है। और माइनस के लॉग सॉल्व करने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के लॉग याद होने चाहिए, और वो मैंने करवा रखा है। 1 से लेकर 10 तक के लॉग मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर करवा रखा है, रिवाइज करो अपने नोट्स से। अब एक बार इसकी बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ, चल रही है वीडियो? यस, एक बार इसकी बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ। ये तुमसे हो जाएगा। एक बार इसकी बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? एक क्वेश्चन नंबर 27 है, एक क्वेश्चन नंबर 27 है और एक क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 एग्जैक्ट सेम है, क्वेश्चन नंबर 28 एग्जैक्ट सेम है। क्या सेम है? देखो 28 कह रहा है ए प्रोडक्ट इन द वैल्यू के दे रखा है 4.5 इंटू 10 की पावर 3, मैं यूनिट नहीं लिख रहा। टेम्परेचर दे रखा है T1 दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, डिग्री में ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज आता है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, T2 निकालना है, T2 निकालना है। अगर जो है एट व्हाट टेम्परेचर K2 दे रखा है आपको, ये K1 है, K2 जो है वो हो गया हमारे पास 1.5 इंटू 10 की पावर 4, 1.5 इंटू 10 की पावर 4, और ये दे रखा है 60 किलो जूल, 60 किलो जूल, तो 60 इंटू 10 की पावर 3 जूल, ये दे रखा है। सेम सवाल है, K2 दे रखा है, T2 निकालना है। क्या निकालना है? T2। अब T2 निकालना है, क्या निकालना है? T2। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। अगर तुम्हें T2 निकालना है और K1 ज्यादा है, K1 ज्यादा है, नहीं K2 ज्यादा है, बराबर है ना, T2 निकाल लो, सेम फॉर्मूला है, पुट करो, सेम निकालो, बराबर है। यस, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ, अरे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी यार, करो कैलकुलेशन, अब इतने बड़े हो गए हो यार, ठीक है। अब तो मैंने सुना है कि बच्चे बता रहे थे कि वो ऐसा होता है कि
अब तो कैलकुलेटर के अंदर लॉग भी आ जाता है कि लॉग वॉग डालो आ जाता है। बताओ, डिजिटल जमाना हो गया भैंस की टांग। 28वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नोट कर लिया था ये? नोट कर लिया था ये? क्वेश्चन नंबर 28 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। अरे सुन लो पहले क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आंसर कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन दे रखा है लॉग के उसने बेस में 10 नहीं लिखा, इसका मतलब लॉग ई है वो। मैं कान के नीचे लगाऊंगा, अगर कुछ नहीं लिखा तो ई है वहां पे, 10 को हमेशा लिखा जाता है। लॉग के इज इक्वल्स टू, कहां गया मैं, अरे 26वां, सॉरी 26वां 27वां तो मैं कराऊंगा तुम्हें, 27वां में कराऊंगा, पहले 26वां देखो। k इज इक्वल टू में, अरे सिंपल, पहले 26वां देखो। k इज इक्वल टू में आंसर, k इज इक्वल टू में 4.5 इंटू 10 की पावर 11 e की पावर -28,000 बाय टी लिखा हुआ है भैया, यहाँ पे के भी है, के केल्विन है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में टी लिखा हुआ है, बराबर है, यस। कह रहा है ई निकालो, क्या निकालो, ई कह रहा है ई निकालो, ये फर्स्ट हो गया। अब आपको अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए, 27वां भी सेम है, बिल्कुल सेम, बस वहां पे लॉग के टर्म में दे रखा है, बिल्कुल सेम है साला, बिल्कुल सेम है। इक्वेशन जो हमने लगाई थी लॉग बेस के इज इक्वल टू लॉग बेस ए माइनस ई ए बाय आर टी, वो वाली इक्वेशन लगेगी, वहां से कंपेयर होगा वो। यहां पे आपको करना है वी नो दैट, हमें के की ये वैल्यू पता है, के आर एन एस, ये फर्स्ट दे रखा है। आपको ये पूछ रहा है, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कंपेयर कर दो, कंपेयर 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2। अगर वो आपसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूछता है ए, तो ए ये होता है के ए ई ई, हाँ है ना। तो पावर को पावर से कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर को पावर से कंपेयर कर लो तो क्या आ जाएगा, माइनस ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -28,000 बाई टी, टी से टी कैंसिल, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 28,000 इंटू में 8.314, मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो इसको, बराबर है। ये जूल में आएगा, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये जूल होता है ना, 1000 से डिवाइड करोगे किलो जूल में आ जाएगा। ये है 27वां क्वेश्चन में तुमसे खुद हो जाएगा, बराबर है। तो आज की कार्रवाई को यहीं पे समाप्त करेंगे। कारण क्या है, घर पे कोई नहीं है, मुझे अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, देखो बराबर है, हाँ है ना, देखो घर के बच्चों को मतलब, बराबर है, हाँ है ना, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज का आपका होमवर्क है, आपका टेस्ट पेपर आपको शाम को मिल जाएगा, केमिस्ट्री का जो हुआ था पिछले से पिछले हफ्ते, मतलब आपके पेरेंट्स को मिल जाएगा। और बाकी नाइस पिक डियर, और बस बाकी ठीक है। होमवर्क क्या है आज का, होमवर्क है पूरी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो, खत्म हो गया, लगभग चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। और अगली क्लास में अपने डाउट सेंड कर दो, पूरी बैक एक्सरसाइज करो और अपने डाउट सेंड कर दो, बराबर है, कि भैया ये डाउट है, वही वो कराऊंगा, बराबर है, यस। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, और अच्छे से सॉल्व करना बैक एक्सरसाइज को, टेक केयर बेटा।